नमस्कार मित्रों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के अपना अपना भाग्य पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कहानी का उद्देश्य है, लेखक का अपना अपना भाग्य लिखने का उद्देश्य यह है कि आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। कहानी का एकमात्र उद्देश्य आज के युग में व्याप्त स्वार्थपरता, मनुष्यों की हृदय शून्यता, संवेदन शून्यता तथा गरीबी का यथार्थ चित्रांकन करना है। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है। आज मनुष्यों के हृदय में स्थित रहने वाले दयालुता और परोपकार जैसे मूल्यों का अभाव हो चुका है। यही कारण है कि किसी पीड़ित दयनीय दशा में जीवन जीने वाले व्यक्ति की सहायता करने के सिवाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करता है। एक तरफ धनवान व्यक्ति अपना जीवन मौज मस्ती से गुजारता है और वहीं दूसरी ओर गरीबी में जीने वाले पहाड़ी बालक जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें भोजन, कपड़े, सिर पर छत तक नसीब नहीं है। लेखक ने मनुष्य की उपेक्षापूर्ण उदासीनता, असमर्थता, संवेदनहीनता की मनोवृत्ति पर व्यंग किया है। इस पाठ से अगला प्रश्न बनता है शीर्षक की सार्थकता या शीर्षक में व्यंग है। लेखक ने अपना अपना भाग्य कहानी के शीर्षक द्वारा समाज के संपन्न समुदाय पर करारी चोट की है। उन्होंने आज के समाज को अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार से अलग हटकर सोचने पर मजबूर करने का प्रयास किया है। कहानी में लेखक और उसका मित्र संपन्न घर से हैं। पहाड़ी बालक गरीबी का पर्याय है। लेखक और उसका मित्र बालक को बुलाकर उसके बारे में उससे सब जानकारी लेते हैं और उसे यह कोई दूसरी जगह नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर अपने होटल चले जाते हैं। वे उस भूखे बालक को न कुछ खाने को देते हैं और न ही उन्हें कोई चिंता है कि वह बालक कहाँ रहेगा। वे चिंता रहित अपने बिस्तर में सो जाते हैं। उस बर्फीली रात्रि में प्रकृति ने उसे अपनी गोद में आश्रय दे दिया। इस संसार की संवेदनहीनता को बालक सदा के लिए छोड़ गया। मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि दयनीय दशा में जीवन जीने वाले व्यक्ति की सहायता करने के सिवाय वह उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य कहकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है। यहाँ पे रात्रि की स्पेलिंग देखिएगा, रात्रि की वर्तनी गलत हो गई है, इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रस्तुत कहानी अपना अपना भाग्य के माध्यम से लेखक यह शिक्षा देना चाहता है कि किसी भी कार्य को किसी को सौंपने से पहले उसकी शारीरिक क्षमता का आकलन कर लेना चाहिए। किसी छोटी मोटी त्रुटि का दंड उसके प्राण ले लेने तक नहीं हो सकता। बच्चों की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करना समाज का दायित्व है, फर्ज है। कोई भी समाज तब तक सभ्य नहीं हो सकता जब तक एक भी बच्चा मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रह जाए। हम नियति के भरोसे छोड़ अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। धनाढ्य लोग अपनी संपत्ति के सुखों में जीवन जीते हैं, वहीं समाज का एक वर्ग भूखा प्यासा दयनीय जीवन गुजारने के लिए विवश होकर जी रहा है। इस कहानी में आए प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण देख लेते हैं। पहाड़ी बालक लगभग 10 वर्ष का है। उसकी हालत दयनीय है। न सिर पर टोपी है, न पहने हैं और न ही उसके पैरों में जूते हैं। अधूरे वस्त्र पहना हुआ यह बालक दयनीय स्थिति में नैनीताल में घूम रहा था। वहाँ ठंड बहुत भयानक थी। इसके पास न कोई काम धंधा था, न ही शीतलता के प्रकोप से बचने के लिए सिर छुपाने को कोई स्थान। उसका साथी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वह पूर्व में जहाँ कार्यरत था वहाँ उसे 1 रुपया व जूठा खाना मिलता था। वह अपने परिवार में बहुत गरीबी में जीवन गुजार रहा था।
गरीबी से तंग होकर वह परिवार के झगड़ों से परेशान होकर घर छोड़कर भाग आया है। उसको पिता भूखा रखता है और मारता है। माँ रोती रहती है। यह पहाड़ी बालक भी ठंड से ठिठुर कर एक रात मर जाता है। लेखक का मित्र उसके साथ नैनीताल घूमने आया है। वह उस पहाड़ी लड़के पर थोड़ी सी दया दिखाता है। वह उसके परिवार के विषय में अनेक प्रश्न तो करता है, परंतु लड़के के यह बताने पर भी कि उसने खाना नहीं खाया है, वह न तो उसे कहीं से खाना खिलाता है और न ही उसकी आर्थिक सहायता करता है ताकि वह कुछ खरीद कर ही खा सके। समाज में इस प्रवृत्ति के अनेक लोग हमें दिखाई देते हैं। लेखक के मित्र लड़के को 10 रुपए का नोट नहीं देना चाहते। इस प्रकार उसकी दया भावना केवल बाहरी दिखावा ही थी। वह चाहता तो इस बेचारे लड़के को ठंड से मरने से बचा सकता था। उसकी मदद उस बेचारे के प्राण की रक्षा कर सकती थी। इस पाठ में आए हुए महत्वपूर्ण वाक्यों को देखते हैं जिससे प्रश्न बन सकते हैं। पहला वाक्य है, बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, हम कौन कौन थे? वह कहाँ और क्यों गए थे? नैनीताल में संध्या का सौंदर्य कैसा लग रहा था? वहाँ बैठने पर लेखक कैसा महसूस कर रहा था? लेखक ने किसे सामने से आते देखा? दूसरा वाक्य है, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। लेखक की तरफ आने वाला कौन था? उसकी क्या स्थिति थी? क्या उस आने वाले ने लेखक को देखा था? लेखक के मित्र ने उससे क्या कहा? उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? बालक वहाँ क्यों और कैसे आ गया था? तीसरा वाक्य है, वकील साहब होटल के कमरे से उतरकर आए, काश्मीरी दुशाला लपेटे थे। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, वकील साहब कौन है? उनके कमरे से उतरकर आने का क्या कारण है? वकील साहब ने उस लड़के को क्यों नहीं नौकर के रूप में रखना स्वीकार किया? लेखक के वकील मित्र की बात सुनकर लड़के ने क्या किया? लेखक को वहाँ कैसा लग रहा था? उसके मन में क्या दार्शनिक विचार आए? अगला वाक्य है, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। प्रश्न बनेंगे, प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है? उसने किसके बारे में बात की है? बताइए। लड़के के अपने गांव से भाग आने का क्या कारण है? वकील साहब और दोनों मित्रों ने रात किस प्रकार व्यतीत की? प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या सीख दी है? बताइए। अगला वाक्य है, दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बालक निश्चित समय पर होटल दीपव में नहीं आया। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, वह बालक होटल क्यों नहीं आया था? इस कहानी में अपना अपना भाग्य कहने का क्या तात्पर्य है? मोटर में सवार होते समय इन लोगों ने क्या समाचार सुना? इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किस समस्या को उठाया है? अगला वाक्य है, यह संसार है यार। और इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? वक्ता ने उक्त बात किस बात के प्रत्युत्तर में कही? स्पष्ट कीजिए। यह वाक्य आजकल के मनुष्यों की किस प्रवृत्ति का द्योतक है? अगले दिन क्या घटना घटी? इसी के साथ यह पाठ भी समाप्त होता है। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।